दो फौजन बहू को मिला ससुराल में धोखा। इशिता और अवनी हाथों में बुक्स लिए कॉलेज में एंटर करती हैं तो उन्हें पहली नजर देखकर मोहित और पंकज का दिल धड़कने लगता है। हाय मोहित, देख तो यार वो लड़की कितनी सुंदर है। अरे भैया, मैं तो अपनी वाली को देख रहा हूँ। उसके गुलाबी होठ, लाल गाल, बड़ी बड़ी आंखें। अरे इशिता, अवनी, तुम? और बताओ कैसी हो? तुमने अपना कॉलेज यहाँ ट्रांसफर करवा लिया क्या? चलो मेरी क्लास में चलो। ओके, बट पहले अपना कॉलेज तो दिखा दो। ओह, तो इनका नाम इशिता और अवनी है, सेकंड ईयर। ये तो हमारी क्लास में है। हाँ भैया। फिर साक्षी उन्हें कॉलेज दिखाती है और उनके पीछे पीछे दोनों भाई चलने लगते हैं। 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। दोनों भाई उन दोनों बहनों को ही ताड़ते रहते थे। ये बात वो नोटिस कर लेती हैं और एक दिन कॉलेज में कुछ ग्रुप डांसिंग और सिंगिंग कर रहे थे। तभी उनका दोस्त माहिर कहता है, ओके पंकज, मोहित, तुम दोनों के कहने पर मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी है। अब बारी तुम दोनों की। और ये तो पूरा कॉलेज जानता है कि तुम दोनों भाई कितने अच्छे सिंगिंग करते हो। तो बस चालू हो जाओ और पकड़ो अपना गिटार। अब तो इतना कह रहा है तो मैं कर ही देता हूँ। चलो भैया। ओके, बट ये सॉन्ग हम किसी समवन स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया। जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलकर आज ही ले जरा। मैं हूँ यहाँ, तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा। हो जाने जा दोनों जहां, मेरी बाहों में आ जा। ला ला। बेबी आई लव यू, बेबी आई लव यू। सभी लोग उनका गाना सुनकर तालियां बजाते हैं। वहीं दोनों बहनें भी गाने को सुनकर शर्मा जाती हैं। अवनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये गाना इन्होंने हमारे लिए गाया है? हाँ दीदी, मुझे भी यही लग रहा है और वो हमें देख भी रहे हैं। आई थिंक दे बोथ लाइक अस। चल यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों बहनें आगे जाती हैं तो पंकज और मोहित उनका पीछा करते हैं। दीदी, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। तो चल अवनी, हमें इन सब चक्कर में नहीं पड़ना। तू जानती है ना हमारा एम क्या है, और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। यार, ये तो हमको देखकर और तेज चल रही हैं। भैया, आगे पानी है, कहीं गिर गई तो हमें रोकना होगा। जल्दी चल अवनी यहाँ से। दोनों बहनें जल्दी चलने लगती हैं और पानी की तरफ देखती ही नहीं है। दोनों फिसलती हैं। इतने में दोनों भाई उनका हाथ पकड़कर उन्हें बचा लेते हैं। आप ठीक तो है ना? पानी में इतनी जल्दी क्यों चल रही थी? हम ठीक हैं, पर तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? बात करनी थी। हाँ, हम जानते हैं आपने हमारा गाना सुना। आप भी पसंद करती हैं ना? अच्छा, सारी बात हवा में लटका कर ही करोगे क्या? गाइस, अगर तुम्हें बात करनी है तो कैंटीन चलते हैं। ओके। फिर चारों कॉलेज कैंटीन जाकर बातें करते हैं। सो तुम दोनों हम दोनों से लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार करते हो? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं, मंडप तक 7 फेरे 7 जन्म वाला प्यार करते हैं। एंड वी नो आप दोनों भी पसंद करते हैं, और नहीं तो हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए साथ साथ। एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। गाइस, तुम दोनों बहुत जल्दी कर रहे हो, बट ओके, एक चांस तो बनता है। हाँ अवनी और पंकज, मोहित, एक बात कहनी थी कि हम दोनों बहनें 3-4 साल तक सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं, तो शादी नहीं कर सकते जब तक। कोई बात नहीं, हम भी स्टडी पर ही ध्यान देंगे, पर साथ तो रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल। ओके, तो कल डेट पर चले हम दोनों? हाँ चलो चलो। और इस तरह उन चारों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। अगले दिन चारों डेट पर जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं, मूवी ले जाते हैं, और इस तरह स्टडी भी खत्म हो जाती है। चारों एक दूसरे को करीब से जान लेते हैं और अपने घर में शादी की बात करते हैं, जहां चारों का रिश्ता फिक्स हो जाता है। और शादी से एक दिन पहले नाइट में इशिता पंकज से बात करती है। पंकज, आई कांट बिलीव कि हमारी कोई शादी होने वाली है। इतना समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज भी तुम्हारा वो गाना ना मेरे लिए बहुत फेवरेट है। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। देखा बेटा, मेरा जादू ऐसा चला कि कल हमारी शादी होने वाली है। आई लव यू एंड आई मिस यू इशिता। आई लव यू टू एंड आई मिस यू टू पंकज।
अगले दिन चारों की धूमधाम से शादी हो जाती है। दोनों नई नवेली दुल्हन की तरह लाल साड़ी में आती हैं और रसोई में नाश्ता बनाती हैं। अरे वाह, मेरी प्यारी बहू ने क्या बनाया है, बहुत सुंदर लग रही हो। तू 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 नजर ना लगे। माँ जी, हमने गाजर का हलवा, पूरी और चाय, नाश्ते में बेसन के चीले। हाँ माँ जी। अरे बहू, देख तो दरवाजे पर कौन आया है सुबह सुबह। माँ जी, मैं जाती हूँ। तभी पोस्टमैन उसे एक लेटर देता है, जिसे पढ़कर इशिता खुशी से फूले नहीं समाती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हमारा सपना पूरा होने वाला है। अब हम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे सबको खुशखबरी देनी होगी। इशिता और अवनी घर में सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने आर्मी ज्वाइन करने वाली बात बताती है, जिस बात से सास सुमन आपत्ति जताती है। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? मुझे तो बताया नहीं कि तुम दोनों फौजी बनने वाली हो। हाँ, अवनी और भाभी, आप भी। आप दोनों ने हमें इतने सालों से क्यों नहीं बताया कि आप इस चीज की तैयारी कर रही हैं? हम बताते तो शायद आप मानते नहीं, और फिर हम भूल गए और हमारा ये ज्वाइनिंग लेटर आ गया। हमें जाना होगा। हाँ माँ जी, पापा जी, पंकज, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपकी दोनों बहुओं को देश के प्रति कुछ करने का मौका मिल रहा है। हमारा सपना साकार होने जा रहा है। हम फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा करेंगे। प्लीज माँ जी, समझिए ना। पर बहू, तुम्हारी तो कल ही शादी हुई है और आज तुम दोनों जा रही हो। कहीं कुछ हो गया? पापा जी, आपको गर्व होना चाहिए हम पर। देश के लिए अगर अपनी जान भी देना पड़े तो आपको फक्र होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं हमारी कल ही शादी हुई है, पर हम जल्दी लौटेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि हम फौजी पत्नियों के पति हैं। विजयी भवा मेरी दोनों बहू को। जाओ और जंग जीत कर आना। फिर घर वाले दोनों बहू की बात से राजी हो जाते हैं। फिर दोनों बहू अपने फौजी वर्दी में तैयार हो जाती हैं और सास उनके सर पर तिलक करके उन्हें विदा कर देती है, जहां दोनों अपने कैप्टन ऋषभ बत्रा से मिलती हैं। वो उन्हें कुछ दिन और ट्रेनिंग देते हैं खुफिया चीजों की, जहां दोनों बॉर्डर पर अपने फौजी साथियों के साथ दुश्मनों के छक्के छुड़ाती हैं। एक मिशन खत्म करते हैं, दूसरा मिशन आ जाता है। दीदी, हम इस दूसरे मिशन से जिंदा वापस लौट कर तो जाएंगे ना? मुझे मोहित की बहुत याद आ रही है। मुझे भी पंकज की बहुत याद आ रही है, पर अभी हमें अपने मिशन पर फोकस करना है। हम घर वापस जरूर जाएंगे। वहीं दूसरे मिशन में दोनों बहनें 6 महीने तक सरहद पर जंग लड़ती हैं और 15 अगस्त पर उन्हें घर जाने का मौका मिलता है। मुझे तुम दोनों पर बहुत प्राउड है कि अपनी शादी के अगले दिन ही आकर तुम नौजवान की तरह बिना खौफ के सरहद पर लड़ी। पर अब तुम्हें अपनी शादीशुदा जिंदगी को मौका देना चाहिए और मैं 15 अगस्त के मौके पर तुम्हें भेज रहा हूँ। एंजॉय। थैंक यू सर। जय हिंद। फिर दोनों बहनें ट्रेन में बैठकर ससुराल के लिए रवाना हो जाती हैं और कुछ ही देर में अचानक से छुपकर घर में आती हैं, जहां वो देखती हैं सास ससुर उनके पति नई नवेली 2 लड़की के साथ बैठे हैं। पंकज, माँ जी, पापा जी, ये सब क्या है? कौन है ये? देख रही हैं दीदी आप, इन्होंने हमारे जाते ही शादी कर ली होगी। हमारा इंतजार नहीं कर सकते थे तो मोहित और जेठ जी आप भी? हम दोनों बहनों को इतना बड़ा धोखा दिया। जी पंकज, हम देश की रक्षा करने के लिए क्या चले गए और आप सबने हम फौजी बहुओं के पीठ पीछे ये किया। अब हम आप सबको छोड़ेंगे नहीं। अवनी मोहित की कॉलर पकड़कर उससे सवाल करती है। घर वाले एक दूसरे की आंखों में देखकर हंसने लगते हैं। तुम दोनों गलत समझ रही हो। हाँ बहू, ये दोनों मेरे बेटे की बहनें हैं जो दूर से आई हैं। तुम्हारे पापा के छोटे भाई की बेटियां हैं। हाँ बहू। आप दोनों को क्या लगा हमारी पत्नियां देश की सेवा करने के लिए गई हैं और हम पीछे से आप दोनों को धोखा देंगे? अरे बिल्कुल नहीं। आइए भाभी, कैसी हैं आप? सच, आप सब प्रैंक कर रहे थे? यहाँ हमारी जान निकल गई थी। ये तो बहुत खुशी की बात है। इसी बात पर जश्न तो बनता है। जी माँ जी। इस तरह दोनों बहू अपने पतियों के गले लगती हैं और सास ससुर के पैर छूती हैं। फिर उनके घर पर जीत का जश्न मनाया जाता है और पूरा परिवार 15 अगस्त के दिन झंडा फहराते हैं और खुशी खुशी पतंगबाजी करते हैं। मधु घर के आंगन में बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी उसका पिता हरिगोविंद घर आ जाता है। पिताजी, आ गए आप?
जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मधु जैसे ही अपने पिता को खाना परोसती है, तभी उसका पिता खाने का पहला निवाला अपनी बेटी मधु की तरफ बढ़ाता है। ये लो बिट्टो, खा ले। पिताजी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। खा ले मधु बेटी, वरना तेरे बाबूजी खाना नहीं खाएंगे। तू तो जानती है तेरे बाबूजी खाने का पहला निवाला तुझे खिलाते हैं तो जाकर खुद खाते हैं। अपने पिता का अपने लिए इतना प्यार देखकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर वो गरीब पिता अपनी बेटी के बहते आंसुओं को पोंछकर कहता है, अरे बिट्टो, तू रो क्यों रही है? तुझे कुछ चाहिए तो अपने पिता को बता। पिताजी, जिस बेटी के हिस्से में उसके माँ बाप का इतना प्यार लिखा हो, उसी भला और क्या चाहिए। ये मेरी खुशनसीबी है जो मैंने इस घर में जन्म लिया और मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप मिले। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मुझे हर जन्म में भगवान यही मायका दे। वो तो ठीक है बिटिया, मगर एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने मायके का घर आंगन छोड़कर ससुराल जाना होता है, क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं, पराई अमानत हैं, जिसे एक दिन डोली में बैठकर अपने मायके के घर आंगन से विदा होना पड़ता है। ऐसा कहते हुए हरि गोविंद भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी मधु कहती है, मगर पिताजी, कोई भी लड़का मुझ जैसी काली कलूटी लड़की से शादी क्यों करना चाहेगा? मधु, इस दुनिया के लिए भले मेरी बेटी काली है, मगर अपने पिता के दिल से पूछ, एक बाप के लिए उसकी बेटियों का रंग रूप कैसा भी क्यों ना हो, वो अपने बाप के कलेजे का टुकड़ा होती हैं, उसकी दोनों आंखें होती हैं। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी की शादी भी होगी और वो बहुत बड़े घर की बहू बनेगी। मधु के काले होने के बाद भी उसके माता पिता उस पर जान छिड़कते हैं। हरि गोविंद रोजी रोटी कमाने के लिए सारा दिन कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता था। तब जाकर उस गरीब परिवार के घर का चूल्हा जलता था। मगर उस गरीबी में भी मधु के लिए उसका मायका किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि एक गरीब कम में भी अपनी खुशियां ढूंढना जानता है। वहीं दूसरी तरफ पल्लवी, जो कि बहुत ही पैसे वाले घर की गोरी सुंदर बेटी होती है, वो अपने मायके में होकर भी अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। सुबह के 11 बज रहे होते हैं और अलार्म के शोर से पल्लवी की नींद खुल जाती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो उस पर फूलों की बारिश होती है और उसके सामने रखे हुए टेडी पर बर्थडे विशिंग बजने लगती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पल्लवी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाओ, ये टेडी कितना प्रिटी है। जरूर ये सब मॉम एंड डैड ने अरेंज किया होगा, मगर वो है कहाँ? उन्होंने मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। ऐसा कहकर पल्लवी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ जाती है। तभी वो अपनी मॉडर्न माँ कामिनी को घर से बाहर जाते देखती है। मम्मी, आज मेरा बर्थडे है और आप बाहर जा रही हो? पल्लवी, मैं किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। तुम्हारे बर्थडे का ड्रेस मैंने ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा, तुम चेक कर लेना। और मैंने तुम्हें बर्थडे वेन्यू भी सेंड कर दिया है, वो भी चेक कर लेना। नाउ आई एम गेटिंग लेट, बाय बाय, सी यू इन इवनिंग स्वीटहार्ट। ये कहकर कामिनी अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई दिए बिना ही चली जाती है, जिसे देखकर पल्लवी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, काश मम्मी आप मुझे जन्मदिन तो विश कर देती। कोई बात नहीं, मैं डैडी को फोन करती हूँ। गुड मॉर्निंग डैडी, कहाँ हैं आप? What's a stupid question, पल्लवी? मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग डील में बिजी हूँ, तो मुझे प्लीज बार बार फोन मत करो। ये कहकर पल्लवी का पिता रंजीत फोन रख देता है, जिसके बाद उदास होकर पल्लवी अपने जन्मदिन पर बच्चों को तोहफे देने के लिए ऑर्फनेज आ जाती है। पल्लवी बहुत ही गोरी और सुंदर थी, मगर उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं था, क्योंकि इतने बड़े अमीर घर की बेटी होकर भी वो हमेशा माँ बाप के प्यार को तरसती रही, जिस कारण अपना मायका उसके लिए मायूसी का आंगन बनकर रह गया। अब गुजरते दिनों के साथ पल्लवी और मधु की शादी सुमित्रा के बेटे रोहन और यश के साथ तय हो जाती है और दोनों बहू बनकर ससुराल आ जाती हैं, जहां सुमित्रा अपनी काली बहू को नजरअंदाज करके अपनी गोरी बहू का बहुत ही खूबसूरती से गृह प्रवेश कराती है। उसके पैरों के नीचे गुलाब के फूल बिछाती है। आओ पल्लवी बहू, अपने गोरे सुंदर पैरों को इस गुलाब के फूल पर रखकर इस घर में गृह प्रवेश करो। सुमित्रा को इस तरह का फर्क करता देखकर मधु के ससुर हरिकिशन कहते हैं, सुमित्रा, तुम भूल रही हो कि घर का बड़ा बेटा यश है,
उसे शादी करने के बाद मधु इस घर की बड़ी बहू है, फिर तुम छोटी बहू का गृह प्रवेश पहले कैसे कर सकती हो? अजीब भूल तो आप गए हैं, अमीरी और गरीबी में फर्क करना। तभी तो इस जैसी काली और गरीब लड़की को बहू बनाकर ले आए। इसके गरीब मायके वालों ने टेंट गिराकर सस्ती सी शादी कर दी। वहीं पल्लवी बहू के मायके वालों ने कितना महंगा बैंकेट हॉल बुक किया था और दहेज में भी कितना कुछ दिया है। और ये गरीब तो अपने मायके से एक जोड़े में ही खाली हाथ चली आई। अपनी सास के मुंह से अपने मायके को गरीब कहे जाने पर मधु को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और मधु हाथ जोड़कर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, मेरे मायके वालों को कुछ मत कहिए और माफ कीजिएगा माँ जी, मगर इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। एक पिता जिस बेटी को सालों तक पाल पोस कर बड़ा करता है, एक दिन उसका हाथ किसी और के हाथ में देकर एक दूसरे घर को सजाने के लिए अपने घर की बेटी को दे देता है। इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। बिल्कुल ठीक कहा बहू तुमने। एक बेटी का बाप होना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और खुशनसीबी भी है। अपनी काली बहू की बातें सुनकर सुमित्रा चिढ़कर मधु का गृह प्रवेश कराए बिना ही वहां से चली जाती है। इसी तरह से वक्त बीतता है, मगर सुमित्रा मधु को उसके गरीब घर से होने के लिए बहुत ताने देती है और उसे जरा भी पसंद नहीं करती। वहीं गुजरते वक्त के साथ सुमित्रा की दोनों गोरी काली बहुएं गर्भवती हो जाती हैं। इस खुशखबरी को सुनते ही मधु के मायके वाले अगले दिन बहुत कुछ लेकर उसके ससुराल आ जाते हैं। जी नमस्ते समधन जी। आप दोनों यूं अचानक से यहाँ? वो समधन जी, जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बेटी माँ बनने वाली है तो हम नाना नानी बनने वाले हैं, तो बस उसे देखने चले आए। ये मिठाई आपके लिए। शुक्र है भगवान का, कम से कम तुम गरीबों को ये तो पता है कि रिश्तेदारी में खाली हाथ नहीं जाते। मगर अगली बार इस तरह से बिना बताए मुंह उठाकर अपनी बेटी के ससुराल मत चले आना। चलो बैठ जाओ यहाँ। सोफे की तरफ कहाँ बढ़े जा रहे हो? वहीं बैठो जमीन पर। बेचारे मधु के गरीब मायके वाले हाथ जोड़कर जमीन पर बैठ जाते हैं। इतने में पल्लवी वहाँ आ जाती है। आप दोनों मधु भाभी के माँ बाबूजी है ना? प्रणाम। पल्लवी उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है और अपनी सास से पूछती है, माँ जी, ये तो मधु भाभी के मायके वाले हैं, फिर आपने इस तरह से इन्हें जमीन पर क्यों बिठाया है? क्योंकि इन गरीबों की यही औकात है, इनके लिए जमीन ही बनी है। इतने में मधु वहाँ आ जाती है और गायत्री उसका माथा चूम कर कहती है, मधु मेरी बच्ची, तुझे देखने के लिए तेरी माँ की आंखें तरस गई थी। ये देख, मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू और अपने हाथों से अचार बना कर लाई हूँ। शुक्रिया माँ। ये लो पल्लवी बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी एक एक डब्बा लाई हूँ। तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। जिस माँ के प्यार के लिए पल्लवी अपने अमीर मायके में रहकर सारी जिंदगी तरसती रही, वो प्यार उसे मधु के गरीब मायके वालों से मिला, मगर उन्हें बेइज्जती के साथ लौटना पड़ा। इसी तरह अब 9 महीने हो जाते हैं और सुमित्रा अपनी गोरी काली बहुओं की गोद भराई करती है, जिसमें वो अपनी गोरी बहू के अमीर मायके वालों को बुलाती है, जो सरेआम लोगों के सामने सुमित्रा की बहुत बेइज्जती करते हैं। ओह गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरी बेटी की गोद भराई ऐसे करेंगे। ऐसे गरीबी वाली गोद भराई मैंने पहली बार देखी है। ऐसा लग रहा है इस घर में अपनी बेटी की शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बस कीजिए मम्मी डैडी, आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पल्लवी के माता पिता के जाने के बाद सुमित्रा अपने आंसू छुपाते हुए घर के बाहर जाने लगती है। तभी मधु देखती है कि छत पर रखा गमला गिरने वाला है। ये गमला गिरने वाला है, मुझे माँ जी को बचाना होगा। हट जाइए माँ जी। मधु भागकर अपनी सास को बचा लेती है, मगर गमला उसके पैरों पर गिर जाता है, जिसके साथ उसे डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है और सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां मधु एक बच्चे को जन्म देती है। वहीं सुमित्रा भी अपने किए के लिए मधु से माफी मांग लेती है और फिर सुमित्रा अपनी दोनों बहू को बराबर का प्यार देने लगती है।